चलो अच्छा, इसमें मुझे हेल्प करना है या कर लोगे? एक बता दीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे करना है, मैं 2 बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बस उसी तरीके से फिर आगे चल रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या किया हुआ, ये तो हमने पूरा लिस्ट ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे नोटबुक में इसके बाद, और यहाँ वैल्यू लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन सारा शॉर्ट में नहीं करना है, भले एक लाइन लगे, एक लाइन में जरूर से लिखना है। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला अगर आप देखो तो नंबर दे दो, पहला वाला में क्या है 40 ml 0.1 मोलर HCl पहले से है, प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग अभी 0 ml NaOH, दैट मीन्स अभी तो कुछ भी NaOH ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो भी pH निकलेगा इसी के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो pH कैसे निकालेंगे, पहले कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ जाए, फिर उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ क्या आ जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ध्यान रखना वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना, ठीक है। तो मोलैरिटी 0.1 इनटू वॉल्यूम 0.1 इंटू वॉल्यूम 40 इंटू 10⁻³ ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ टोटल वॉल्यूम अभी कितना है, वो H+ का कंसंट्रेशन आया 0.004, ठीक है। इस समय पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 40/1000। हाँ 40/1000 है, तो क्या मैं उसे 40 इंटू 10⁻³ लिख दूं। अब देखो आपने अभी थोड़ा कैलकुलेशन किया है, लेकिन क्या ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है क्या, वो तो किया ही है, मोलैरिटी 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन देखो अभी हमने क्या किया है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकाल रहे हैं, तो सिंपल अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे भाई, जो भी बचा हुआ एसिड है या बेस है उसका मोलैरिटी इंटू कंसंट्रेशन कर लो, सॉरी मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर लो, ठीक है। ध्यान रखना मोलैरिटी मोल पर लीटर होता है, तो इधर मिलीलीटर सीधे मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, तो वो थोड़ा कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम तो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम से डिवाइड भी तो करना है, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना हम लोग, राइट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो ये सीधे सीधे इसी वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा, ठीक है। कैलकुलेशन सब एक साथ करने की कोशिश करो, हर एक स्टेप में कैलकुलेशन करोगे ना टाइम भी लेगा, मिस्टेक अगर कहीं आ गया है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा, आगे भी वो मिस्टेक चलता जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई कैलकुलेशन एंड में करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी जैसे मुझे ये सीधा सीधा दिख रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, तो फिर मैंने इतना कर लिया, ऑलराइट। अब pH निकालना है, तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, तो नेगेटिव लॉग 10⁻⁻1 क्या वैल्यू आ जाएगा, फिर से बोलना, ओके। तो अब देखो इस यहाँ इस टेबल में पहला वैल्यू मैं लिख दूंगी क्या 1 आ गया ना, इसका मतलब ग्राफ में पहला पॉइंट आ गया, वो pH 1 वाला जो पॉइंट है वो तब का है जब 0 ml ऑफ NaOH हैज बीन एडेड, ठीक है। थोड़ी देर बाद वहां पर आएंगे, ठीक है, अभी पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सेकंड भी मैं दिखा देती हूँ, जब वॉल्यूम ऑफ NaOH अभी कितना ऐड कर लिया 10 ml, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट कैसे लिखेंगे, ये तो पहला था, ठीक है, पहला रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, इधर हेडिंग दे देना रीडिंग्स, रीडिंग्स, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में क्या है कि भाई हमारा एसिड जो है ये तो 40 ml 0.1 मोलर HCl ही था, लेकिन अब इसमें क्या कर लिया हमने 10 मिलीलीटर ऑफ 0.1 ml NaOH ऐड कर दिया, बात समझ गए क्या। तो अब देखो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+, हमें ये पता है ना कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अभी भी बड़ा है इससे, राइट, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो ये स्मॉलर है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ क्या करेंगे, ये एक्चुअली भी केस क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब हम लोग मिला रहे थे वही केस है ये, है ना। तो 40 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 इतना मोल H+ का था,
है ना। हो जाए 15 to 10 माइनस। हाँ, माइनस 10 ml इंटू 0.1, ये आ गया। माइनस क्यों हो रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि इतना तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बिल्कुल, तो इतना बचा रह जाएगा, अपॉन वॉल्यूम में अब दोनों ऐड होगा। 50 into 10 to the power minus। पॉइंट समझे क्या, इसी वजह से जो पहले मैंने वॉल्यूम लिखवा रखा था उसको फिर मैंने कम किया, ठीक है। ऑलराइट, नंबर ऑफ मोल्स लिखो ज़्यादा सही है, और डायरेक्टली वॉल्यूम एक तरफ लिख लो, और ये हमें पता ही है स्टार्टिंग में इतना लिया हुआ है, सीधे सीधे पीएच का हम लोग डेटा लिखते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, 3/50 हो रहा है। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 3/50। तो अब पीएच निकालना है, निगेटिव लॉग 3/50। वैल्यू देख लो तो इसका क्या आ रहा है, 2.06। नहीं ये पीएच चेक करो, थोड़ा ज़्यादा होगा, ये 1 से ज़्यादा होगा, 1.22। 1.22, समझ गए ना। तो अब कैलकुलेटर का यहाँ पर यूज़ होगा थोड़ा, ठीक है। ऑलराइट, अब आगे कैसे करना है करते चले जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या क्या फिल करना है, इधर लिखते जाओ, इधर फिल करते जाओ, इधर आप लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा स्टेप इंक्रीज करेगा। $39.9, उसमें आ गया pH 3.90। 3.9 ना, ठीक है। एक काम और करो, अब देखो यहाँ से यहाँ में थोड़ा इंक्रीज ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे बहुत स्लो इंक्रीज हो रहा था। एक और काम करो, 39 ml कैलकुलेट कर लो, और एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग 41 ml। थर्टी 39 ml का कैलकुलेट करो तो कितना वैल्यू आ रहा है, ओ 1.89। 39 ml में कितना वैल्यू आ रहा है, 1.89। और 30 ml में क्या आया था, 30 में 1.84। एक बार फिर से 30 ml वाला चेक करो तो, हाँ 1.84 ही है। 30 का 1.84 ही है ना, पक्का ना, ठीक है। और इसका बता रहे हो आप 1.89, यही बता रहे हो ना, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं इस दोनों वैल्यू को। 1.89। जब हम लोग जो भी ये रीडिंग है इसमें हमने क्या किया, 40 ml 0.1 मोलर HCl था, और 30 ml NaOH, हाँ 2.84। हाँ हाँ, ये वैल्यू सही है। और 30 ml में भी थोड़ा चेंज आएगा, ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो 1/70 हो रहा है।
हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 10 इधर से रह जाना है, तो 10 इंटू 0.1 विल बी इंटू 10 पावर माइनस 3 अपॉन 70 इंटू 10 पावर माइनस 3, राइट, 1/70 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब इसका अगर आप pH निकालोगे तो निगेटिव लॉग 1/70 है ना, वैल्यू क्या आ जा रहा है इसका, 1.84 log 7 एक बार इसका वैल्यू मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ ना। वन इधर चला आएगा तो प्लस वैल्यू आ जाएगा ना, तो log 70 का वैल्यू सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते हैं। ऊपर का कैलकुलेशन सही है ना, हाँ कैलकुलेशन तो सही दिख रहा है, ठीक है। log 70 का एक बार वैल्यू बताना तो क्या आ रहा है, log 7 आ जाता है 0.845 ना, 1.84, हाँ सही आ रहा है आपका, 1.84 वैल्यू बता रहे हो ना इसका, हाँ 1.84, 70 log का हाँ 1.8 हाँ ठीक है, 1 प्लस log 7 हो जाएगा वो, है ना, सही है ये। 39 का क्या आ रहा है आपका, 39 में थोड़ा चेंज था, राइट, 3.90 3.90 तो 39.9 का था। 39 ml में क्या आ रहा है, 39 ml में में वो 2.84, यस ये आपका सही है, ठीक है। तो देखो ये 30 से 39 ml में लगभग 1 का चेंज आ रहा है pH में, 39 से 30.9.9 में देखो यहाँ पर 9 ml का चेंज है और ये 0.9 ml का चेंज है, और देखो ये 1 से भी ज़्यादा, हाँ 1 से भी ज़्यादा का चेंज है, ठीक है। 40 ml में कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, बिल्कुल 7 हो जाएगा पूरा न्यूट्रल। अब सोचो ये 3.9 से सीधे 7, कितना स्टीप इंक्रीज होगा ना, राइट। इससे पहले 1 2 3 4 5 एंड 6 वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, ये भी इस दोनों में इंक्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले 1 से लेके हम लोग 1.84 तक ही आए थे, है ना, धीरे धीरे ऐसे हो रहा है, फिर स्टीप ऊपर जाएगा। आगे का भी कैलकुलेट करो, 40 तो हो गया है, 40.1 41 50 और 60, ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, ओके। कैलकुलेट कर लोगे क्या इसका, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। अब देखो एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करना था, इसके बाद क्या करना है ना आपको, जब वैल्यू ले लोगे, फिर हम लोगों ने अभी टोटल 60 ml तक किया है ना, तो अगर 5-5 का आप करते हो तो 12 इधर होना चाहिए, है ना, 5-5 ml ले रहे हो तो 12 आपका डिवीज़न इधर होना चाहिए, ठीक है, और इधर 1 से लेके 14 तक रखना आप, ठीक है, ऑलराइट। तो उसमें क्या है, वैल्यूज़ आप थोड़ा आराम से, जैसे होता है ना क्या वैल्यू है, फिर उसको प्लॉट करके डॉट देके, फिर ठीक है, पहला वैल्यू तो ये pH 1 आ जाएगा, फिर थोड़ा इसका ऊपर आएगा, है ना, वैल्यू धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर 3.9 जहाँ आ रहा है, फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज होगा, ठीक है, फिर ऐसे रहेगा, ठीक। तो जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू को बिल्कुल करते हुए फिर प्लॉट करना है, उसका फोटो भेज देना है, ऑलराइट, ओके। अब देखो यहीं पर क्या होता है, कुछ थोड़ा दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज टाइट्रेशन अगर हमने स्टार्ट किया है कैसे, स्ट्रॉन्ग बेस पहले से हमने ले लिया है किसमें, कॉनिकल फ्लास्क में, स्ट्रॉन्ग बेस। दैट मीन्स अभी ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, नीचे से, मतलब ऊपर से, हाँ वेरी वेरी नाइस, ऊपर से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। अब अगर इसमें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, अभी जैसे था इसका उल्टा टाइप का ग्राफ हो जाएगा, एकदम ऐसा भी नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ठीक है। एक के बाद तो फिर एक्चुअली कांस्टेंट हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि अब कितना तक आप देख रहे हो बस उसके हिसाब से, बात समझ आई। यहाँ पर मेनली क्या होता है ना, ग्राफ का नेचर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ये नीचे तक चला आएगा, ठीक है। लेट अस सपोज अभी हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस ही था लेकिन इसमें वीक एसिड ऐड किया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्टार्ट तो होगा ऊपर से,
अगर हम लोग इस केस को ब्लू कलर से देख रहे हैं तो स्टार्ट होगा लगभग इधर से ही, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने वीक एसिड मिलाया है तो ये समवेयर, अगर 7 यहाँ है तो ये समवेयर आपका 3 से लेके 7 तक में, या लेट अस सपोज 4 से लेके 7 तक के बीच में कहीं रहेगा, वहीं पे इसका न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, पूरा ग्राफ उधर तक ही रह जाने का, राइट। इसमें समझ नहीं आया। स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो पीएच यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। वीक एसिड मिलाया है, बाद में अगर आपने एक्सेस में भी वीक एसिड कर लिया तो वीक एसिड का रेंज यही तो होगा, तो इधर तक ही आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में जब आप चेक करोगे ना तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसा केस भी बन रहा हो कि भाई आपने ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या लिया है, वीक एसिड क्या लिया हुआ है। बात समझे? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ अमाउंट में आपका जो होता है ना सॉल्ट और एसिड, इस तरह से कुछ अगर बचा रह जा रहा है तो वो तो बफर भी बना लेगा। बफर मतलब अब पीएच का चेंज तो वो रेजिस्ट करने लगेगा, तो ये इतना स्टीप ना हो गया ना, फिर ये थोड़ा ऐसा ऐसा करके ऐसे ऐसे कर्व होने लगता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो स्टीप चेंज ना हो के स्लो अगर हो रहा है दैट मीन्स कोई एक आपका वीक पार्ट है। ये बात समझ में आया? कोई एक वीक पार्ट मतलब? अच्छा, इसका फिर ना हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें पीएच ही निकालना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, उसको भी आपको अटेम्प्ट करके रखना है। इस पर थोड़ा टाइम लगता है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे, ऑलराइट। लेकिन एक बार आप अटेम्प्ट करके रखना ताकि नेक्स्ट क्लास तो ट्यूसडे होगा। हाँ, टाइट्रेशन ऑफ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम पहले से ही टाइट्रेशन वाला जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क था उसमें अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो ऊपर से स्टार्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया तो जो अभी काम कर रहे थे बिल्कुल वही काम होगा, बस ऊपर से होके स्टार्ट होके नीचे तक आएगा, ठीक है। मेन क्या है, बीच में जब भी वो ट्रांजिशन का फेज आता है ना उसमें एकदम जल्दी से ट्रांजिशन आ जाता है, राइट। पीएच का चेंज बहुत कम वॉल्यूम के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है, ऑलराइट। दैट्स व्हाई अगर आपने सीधे एक बार 50 ml ऐड कर दिया तो बीच का तो सब गायब हो, तो सीधे ऊपर चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन लिखना, टाइट्रेशन ऑफ एसबी वर्सेस डब्ल्यूए। एसबी वर्सेस डब्ल्यूए मतलब स्ट्रॉन्ग बेस लिया और इधर वीक एसिड ले लिया, ठीक है। इसमें देखो चलो एक कोई ले ही लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस हम लोगों ने लेटर सपोज NaOH ले लिया है जो हमारा नॉर्मल एग्जाम्पल है, और ये CH3COH ले लिया, ऑलराइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जो पहले से ले लिया है, लेटर सपोज इसका यही 40 ml 0.1 मोलैरिटी ले लिया है, ठीक है। वीक एसिड जो हम लोग ऐड कर रहे हैं ये सेम कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, ठीक है। सेम कंसंट्रेशन लेने से क्या फ़ायदा होता है ना, क्योंकि अभी तो हम लोग ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर चीज़ें चेंज कैसे हो रही है कि नहीं। तो सेम कंसंट्रेशन लेने में क्वेश्चन का जो सॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा आपको मतलब एक होता है ना कुछ चीज़ें कॉमन आ जाती है, उसमें आपको ईजी वे में आप देख पाओगे चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब 0 ml जब आपने CH3COH का ऐड किया होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस के हिसाब का आपका पीएच निकल आएगा, ठीक है। जब आपने 10 ml, चेक कैसे करना है इसमें भी, वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड एडेड, है ना, और इधर लिख लेना है पीएच, ठीक है। आप पहले 0 ml ऐड करो, फिर 10 ml ऐड करो, फिर आप यहाँ पर 20 ml ऐड करो, ठीक है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, इंक्रीज करते जाना है, ठीक है। और कब तक करना है, 50 तक करना है, 50 ml तक, 30 40 देन 50 तक, ठीक है। इसमें भी आपको मिल जाएगा कि भाई वैल्यू कहाँ कहाँ है, वहाँ से फिर ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब इसमें ध्यान ये रखना कि भाई जब आपने ये लिया है और NaOH अगर सारा का सारा कंज्यूम हो जा रहा है, तो कंज्यूम हो जाएगा तो क्या बचेगा, CH3COOH प्लस NaOH अगर ख़त्म हो जा रहा है तो CH3COONA प्लस H2O बन जा रहा होगा। तो अभी देखो यहाँ पर
जब NaOH कंप्लीटली यूज हो जा रहा है, ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH, दैट मीन्स मोल्स ऑफ CH3COH बचा हुआ है, मोल्स ऑफ ये बचा हुआ है, तो क्या ये बफर का केस नहीं आ जा रहा है? तो अब जो हम लोग पीएच का फॉर्मूला यूज करेंगे बफर के हिसाब का होगा। बात समझे? इसमें बीच में अगर कहीं ऐसा है कि भाई CH3COH कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है, NaOH है और इधर सॉल्ट है, बात समझे, तो भाई अब सॉल्ट का वैल्यू अगर कम है तो NaOH के हिसाब से हम लोग फिर पीएच निकाल लेंगे, लेकिन इसका मोल्स कितना है ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब NaOH का मोल बहुत कम हो गया है, लेकिन केवल सॉल्ट बचा हुआ है, ये खत्म हो जा रहा है, तो सॉल्ट बफर नहीं होगा, लेकिन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच यूज होगा। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज हो जाएगा। अगर वो बफर हो जाएगा तो बफर का फॉर्मूला हाँ बिल्कुल। तो अभी जो पीएच का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ना इस केस में, तो ये कैसे करना होगा, ध्यान से रिएक्शन को यूज करते हुए करना पड़ेगा, बात समझे, रिएक्शन के हिसाब से करेंगे तभी हमारा पीएच अब सही आएगा। नॉर्मल जैसे अभी कैलकुलेशन कर रहे थे वैसे यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में वो चीज आपका काम कर जाएगा, जनरली वही पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के केस में एनालिटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई ये पीएच रेंज किधर से किधर होगा, या कौन सा वीक पार्ट है कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इस तरह से लिया जाता है, जो कि आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना, तो आपको पूरे अच्छे से पता होगा कि भाई एक ही क्वेश्चन में देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको करना, इसमें गलती होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन एक बार ये कर लोगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडिकेटर के बारे में पढ़ने के बाद एक क्लास हम लोग क्वेश्चन का ले लेंगे। क्वेश्चन जो अभी आपने लास्ट किया था उसमें आपका कुछ डाउट था, उसमें मुझे लगता है टाइट्रेशन कर्व वाला क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेना, सॉल्व हो जा रहा है तो फिर से टिक लगा देना, ठीक है। बफर कैपेसिटी का क्वेश्चन था वो नहीं समझ रहा। हाँ, अब आज के क्लास के बाद वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना है, राइट। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपका अब अपने आप ही कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तब भी जैसे अगर मान लो कुछ क्वेश्चन बच गया तो फिर उसको हम लोग इंडिकेटर के बाद ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंडिकेटर से भी जरूर होगा, हो सकता है वो पार्ट आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक पार्ट रहेगा सॉल्युबिलिटी, उसको हम लोग उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक तो मुझे लगता है क्वेश्चन वाला भी पार्ट साथ साथ होता चला जाएगा, राइट, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।